नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 500 साल पहले की बात है। कुरुक्षेत्र एक बड़ा मेजर पिलग्रिमेज सेंटर था। वहां पर एक बड़ा मेला लगा था सोलर एक्लिप्स के दिन, यानी सूर्य ग्रहण के दिन। गुरु नानक जी और उनके दोस्त भाई मर्दाना वहां उस मेले में गए थे। उस जमाने में एक बड़ी बिलीफ हुआ करती थी कि जब भी कोई सूर्य ग्रहण हो रहा है किसी को कोई खाना नहीं खाना चाहिए। अब जब गुरु नानक वहां पर गए तो उन्हें डियर मीट ऑफर करी गई, यानी हिरन का मांस ऑफर किया गया खाने के लिए। अब गुरु नानक जी कोई फर्क नहीं करते थे एक या दूसरे टाइप के खाने में, तो उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इस मीट को रोस्ट किया जाने लगा खाने के लिए। लेकिन मेले में आए जब आसपास बैठे लोगों ने ये होते हुए देखा तो वो हैरान हो गए। सूर्य ग्रहण के टाइम पर कोई खाना पका रहा है, और वो भी कोई नॉर्मल खाना नहीं बल्कि मीट खाने लग रहा है। कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए, कुछ लोगों ने धमकियां देनी शुरू करी, कुछ लोगों ने कहा कि हम गुरु नानक को मार डालेंगे। आगे क्या होता है इसकी बात मैं वीडियो में आगे करता हूं, लेकिन एक चीज समझने वाली है कि ये जो सुपरस्टिशंस हैं, ऐसे अंधविश्वास आज के दिन भी बड़े कॉमन है। स्पेशली जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में बोलने लग जाए कि सोलर एक्लिप्स के दिन आपको नहीं खाना चाहिए, आपकी सेहत के लिए खराब हो जाएगा, तो और उसमें लोग विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ अंधविश्वास कई तरह के हैं। कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ कहते हैं कि एक्लिप्स के टाइम पर पूजा नहीं करनी चाहिए, कुछ कहते हैं सोना नहीं चाहिए, कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। ढेरों ऐसी चीजें कही जाती हैं। कल दोस्तों एक सोलर एक्लिप्स है, तो मैंने सोचा ये बढ़िया मौका होगा इस इवेंट को साइंटिफिकली समझने का, इन सारे अंधविश्वासों को खत्म करने का। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Solar eclipse happens when the moon's shadow falls somewhere on the surface of Earth. And a lunar eclipse is the opposite, when the Earth's shadow falls on the moon. People thought some deity was angry or the king would die. To witness a total solar eclipse is to experience fear, at least a little. Throughout history, human affairs have been shaped by the suddenness and eeriness of a solar eclipse. अब दोस्तों, अगर आप स्कूल गए हैं और स्कूल में थोड़ी साइंस पढ़ी है तो आप सब जानते होंगे कि बेसिक रीजन क्या है सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होने के पीछे। लेकिन स्कूल में कुछ चीजें हैं जो ढंग से नहीं समझाई जाती, जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। अब हम सब जानते हैं कि मून जो है वो धरती के अराउंड रिवॉल्व करता है और धरती सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। और सन का क्या है, सूरज क्या अपनी जगह स्टिल बैठा रहता है? नहीं, सन भी एक्चुअली में रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड। इनफैक्ट सन के साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम हमारा रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड। अब एक सवाल आपके मन में यहां पर आएगा कि धरती क्यों गोल गोल चक्कर काटती रहती है सन का? इसके पीछे रीजन है कि हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास सारा सन में ही है, और इतने मास की वजह से सन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है सारे प्लैनेट्स पर। लेकिन इस फोर्स की वजह से धरती सीधा ही जाकर सूरज से क्यों नहीं टकरा देती? इसके पीछे रीजन है कि धरती की अपनी खुद की स्पीड है, और ये जो स्पीड है धरती की, ये साइडवेज है सन के कंपैरिजन में। तो एक साइडवेज मोमेंटम मिल रहा है धरती को। वैसे स्पीड बड़ी तेज है, 67,000 माइल्स पर आवर, यानी 30 किलोमीटर एवरी सेकेंड। लेकिन यहां पर इस साइडवेज मोमेंटम की वजह से ये बैलेंस रहता है। अगर ये नहीं होता तो धरती जाकर सन से कोलाइड कर जाती। अब ठीक इसी तरीके से ही मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से सन गोल गोल चक्कर लगाने लग रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के। इसकी बात वैसे मैंने ब्लैक होल्स वाले वीडियो में करी थी। एक सवाल जो आपके दिमाग में यहाँ पर आए कि ये जो हमारा मून है ये धरती के अराउंड क्यों चक्कर लगाने लग रहा है, ये सन के अराउंड क्यों नहीं चक्कर लगा लेता? लेकिन एक दफा सोचकर देखो, ये मून एक्चुअली में सिर्फ धरती के अराउंड ही चक्कर नहीं लगा रहा है। क्योंकि धरती गोल गोल सन के अराउंड घूमने लग रही है तो मून भी सन के अराउंड घूमने लग रहा है गोल गोल। बस फर्क ये है कि इसका ऑर्बिटल पाथ स्पाइरल है। अब इन्हीं सब गोल गोल चक्करों के बीच में कई बारी क्या होता है, ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आए कि धरती इनके बीच में आ गई तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है और हम लूनर एक्लिप्स इसे कहते हैं। अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में आए कि मून बीच में आ जाता है धरती और सन के, तो हमारे पर्सपेक्टिव से जब हम धरती पर बैठे होते हैं सूरज छुप जाता है मून के पीछे और हम इसे सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ज्यादातर स्कूल में जो डायग्राम्स आपको दिखाए जाते हैं सोलर और लूनर एक्लिप्स के, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। लेकिन इन सारे डायग्राम से कंफ्यूजन पैदा होता है। कंफ्यूजन ये कि मून तो हर महीने गोल गोल चक्कर लगाने लग रहा है धरती के। इस फ्रीक्वेंसी को अगर देखा जाए तो हमें हर महीने एक सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स देखने को मिलना चाहिए। है नहीं सोचने वाली बात? हमें हर महीने क्यों नहीं देखने को मिलता सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स? इसके पीछे कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है और प्रॉब्लम है हमारी 2 डायमेंशनल ड्रॉइंग्स। चीजों को अगर आप 3 डायमेंशंस में देखोगे तो आपको यहां पर पता चलेगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। बात क्या है कि धरती का जो सन के अराउंड ऑर्बिट है वो जिस प्लेन पर है
और मून का जो धरती के अराउंड ऑर्बिट है उसका प्लेन अलग है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास यहां पर है एक गार्लिक जिसे हम धरती मानेंगे, एक छोटा सा टमाटर जिसे हम मून मानेंगे और एक बड़ा सा संतरा जिसे हम सन मानेंगे। तो ड्राइंग्स देखकर आपको क्या लगता है कि ये सन है और ये धरती है, इसके अराउंड ये ऐसे ऐसे घूमने लग रही है गोल गोल, और मून जो है वो धरती के अराउंड ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लग रहा है। लेकिन रियलिटी में मून जो है वो इस प्लेन में नहीं घूम रहा है, वो एक टिल्टेड एक्सिस पे घूमने लग रहा है, वो ऐसे घूम रहा है गोल गोल। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर एक टिल्ट है इसके प्लेन में। इसका मतलब है कि धरती के ऑर्बिट का प्लेन हॉरिजॉन्टल हुआ और मून के ऑर्बिट का प्लेन थोड़ा टिल्टेड ऐसे हुआ, और दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होने लग रहे हैं वो सिर्फ 2 पॉइंट है यहाँ पर। एक वो पॉइंट यहां पर आता है और एक वो पॉइंट यहां पर आता है। ये जो 2 पॉइंट जब आ जाते हैं धरती के सामने एक स्ट्रेट लाइन में, तब हमें सोलर और लूनर एक्लिप्सेस देखने को मिलते हैं। अब एक प्रॉपर एनिमेशन देखो इसी चीज का। हाथ से दिखाते वक्त मैंने काफी एग्जैजरेट किया था इसका टिल्ट कितना ज्यादा है। रियलिटी में इसका टिल्ट सिर्फ 5 डिग्री का है। थैंक्स टू जैरेड ओवन इस एनिमेशन के लिए। It's tilted by about 5 degrees. This means that most of the time, the moon passes above or below the sun as seen from the Earth. We can map out 2 invisible points in space at which the moon's orbit crosses the ecliptic. We call these the lunar nodes. When they line up with the sun, Earth, and moon, that's when a solar eclipse or lunar eclipse will occur. इसमें आप देख सकते हैं कि ये काफी रेयरली होता है कि ये 2 पॉइंट्स एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में आ पाते हैं धरती और सन के बीच में। इसी रीजन से सोलर और लूनर एक्लिप्सेस काफी रेयर होते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है टीचर्स से कि अगली बारी 3 डायमेंशन में वो समझाने की कोशिश करें इन एक्लिप्सेस को, स्टूडेंट्स को भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब एक मिसकंसेप्शन जो काफी लोगों को यहाँ पर होता है कि अमावस्या की रात को ही लूनर एक्लिप्स कहते हैं। ये चीज गलत है। कुछ ऐसी रातें होती हैं जो नो मून नाइट्स होती हैं, जहां पर चांद बिल्कुल नहीं दिखता, और ऐसी रातें ऑलमोस्ट हर महीने आती हैं। इन्हें हम अमावस्या कहते हैं। इस डिफरेंस के पीछे एक बार फिर से कारण है मून के ऑर्बिट में जो टिल्ट होता है। हम सब जानते हैं कि जो रोशनी निकलती है वो सूरज से ही निकलती है। धरती की अपने आप में और चांद की अपने आप में कोई लाइट नहीं है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सन की वजह से आधी धरती पर हमेशा रोशनी रहती है, जिसे हम दिन कहते हैं, और चांद पर भी आधा चांद हमेशा रोशनी में रहता है सन की वजह से। और इन सारी रेवोल्यूशंस के अलावा आप जानते ही होंगे कि धरती रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पर, जिसकी वजह से दिन रात में बदलता है और रात दिन में। दिन के समय में हमें मून और स्टार्स इसलिए नहीं दिखाई देते सिंपली क्योंकि सन की रोशनी इतनी ज्यादा होती है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया हो क्लोजली तो आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में भी आपको चांद दिखने लग जाता है। अच्छा, तो अब कारण क्या है कि हर महीने मून के फेजेस बदलते रहते हैं। कई बार फुल मून, कभी हाफ मून, कभी नो मून। इसे आप इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। आप देखेंगे कि धरती की रोटेशन की स्पीड कितनी ज्यादा है मून की रिवॉल्व करने की स्पीड से। तो मून कितना दिखने लग रहा है ये डिपेंड करता है कि मून अपने ऑर्बिट में कहां पर है। एक बार फिर से मैं अपना टमाटर और गार्लिक उठाता हूं। इस बार इमेजिन करो हमारा सन वहां पर है, संतरा वहां पर है, तो रोशनी वहां से आने लग रही है। रोशनी वहां से आएगी तो धरती का ये वाला हाफ लाइट में होगा, ये वाला हाफ डार्कनेस में होगा। रात यहां पर है, दिन यहां है, और मून मान लो इस वक्त इस पोजीशन में है, तो मून का भी ये वाला हाफ लाइट में होगा, ये वाला डार्कनेस में होगा। अब अगर आप धरती के इस पॉइंट पर हैं, आपको मून आधा लाइट में दिखेगा, आधा डार्क में दिखेगा, तो ये हाफ मून हो गया। मून अगर यहां पर होता तो सन की वजह से पूरी इस पर रोशनी आने लग रही है, तो हम जब इस पर्सपेक्टिव से देखने लग रहे हैं तो हमारे लिए पूरा फेस इसका लाइट में दिखने लग रहा है। ये फुल मून हो गया। तो लिटरली जब धरती बीच में आती है तब हमें फुल मून दिखता है। अगर मून के ऑर्बिट में कोई टिल्ट नहीं होता तो ये मून यहां होने की जगह इस सेम लेवल पर होता धरती के, और फिर हमेशा हर महीने हमें लूनर एक्लिप्स दिखता। लेकिन क्योंकि ये टिल्ट है तो सूरज की रोशनी इस पर पूरी पड़ रही है और हमारी धरती थोड़ी सी नीचे से हमें पूरा दिखने लग रहा है यहाँ पर। और अमावस्या की रात को क्या होता है, मून बिल्कुल इस तरफ आ जाता है और जो रोशनी चांद पर पड़ रही है वो इस हिस्से को लाइट अप कर रही है। तो हमें धरती से ये जो हिस्सा दिखने लग रहा है ये पूरा डार्कनेस में दिखने लग रहा है। हम यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तो ये पूरा गेम बेसिकली मून के ऑर्बिट के टिल्ट का है। देखा जाए तो ये वही लॉजिक हो गया सिनेमा हॉल में जब आप पिक्चर देख रहे होते हैं बैठकर, प्रोजेक्टर आपके पीछे होता है लेकिन फिर भी पूरे स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिख रही होती है क्योंकि प्रोजेक्टर थोड़ा सा ऊपर रखा गया हो। लेकिन अगर आप खड़े होकर प्रोजेक्टर के पास जाएंगे और अपना हाथ ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर स्क्रीन छुप जाएगा। अच्छा, एक और माइंड ब्लोइंग चीज यहाँ पर, अभी तक मैंने पूरे वीडियो में कहा था कि मून गोल गोल चक्कर लगाता है धरती के अराउंड, और स्कूल में भी यही पढ़ाया जाता है। लेकिन रियलिटी में मून जो चक्कर लगाता है धरती के अराउंड वो परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है।
यानी एक ऐसा ऑर्बिट जहां पर कई बारी मून धरती के ज्यादा पास है, कई बारी थोड़ा ज्यादा दूर है धरती से, और धरती एक्चुअली में एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है मून के ऑर्बिट के। तो इसकी वजह से दोस्तों दो तरीके के सोलर एक्लिप्सेस हो सकते हैं। एक होता है एन्युलर सोलर एक्लिप्स, जिसे कहा जाता है रिंग ऑफ फायर एक्लिप्स। ये वो सोलर एक्लिप्स है जब मून का ऑर्बिट धरती से ज्यादा दूर होता है। दूर होने की वजह से हमें सन के चारों तरफ की बाउंड्री दिखती रहती है, ऐसा लगता है कि एक आग का रिंग बन गया। और इसके दूसरे वाला होता है टोटल सोलर एक्लिप्स, जब मून पूरी तरीके से सन को कवर कर देता है। ये तभी हो सकता है जब मून धरती के ज्यादा पास हो। तो जब ऑर्बिट धरती के ज्यादा पास होता है इसका, तब ये टोटल सोलर एक्लिप्स होता है और सन पूरी तरीके से छुप जाता है मून के पीछे। स्पेस रिलेटेड चीजें वैसे अगर आपको पसंद आ रही हैं तो एक कुकू एफएम पर ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहूंगा, स्टीफन हॉकिंग की द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ये एक बुक समरी है वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट के द्वारा। कुकू एफएम पर अभी एक बहुत बड़ी दिवाली की सेल चलने लग रही है, जिस पर आप सिर्फ 50% ऑफ ही नहीं इनके प्राइस पर, बल्कि 10 लाख रुपए के गिफ्ट जैसे कि कार, गोल्ड कॉइन, वाउचर्स, इन सबको जीतने का मौका पा सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक वैलिड है। आपको कूपन कोड दिवाली 50 इस्तेमाल करना है, आपको 50% ऑफ मिलेगा कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन पर। यानी साल भर की कॉस्ट सिर्फ 199 पड़ेगी और आपको ऑटोमेटिकली एक लकी ड्रॉ में एनरोल कर दिया जाएगा। इन सारे गिफ्ट्स की टोटल वर्थ है अप टू 10 लाख रुपीज। तो ये दिवाली मनाइए कामयाबी वाली। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये तो हुई एक्लिप्सिस की साइंस। अब बात करते हैं दोस्तों एक्लिप्सिस के इतिहास की और कल्चरल इंपैक्ट की। इतिहास में एक लंबे समय से एक्लिप्सिस ने चौंका कर रखा है इंसानों को। साल 1200 BC की कुछ स्क्राइब्स हैं जो चाइना में पाई गई थी, जिसमें लिखा गया है द सन हैज बीन ईटन। इससे भी पहले की बात करें तो आयरलैंड में स्टोन कार्विंग्स मिली हैं जो 5000 साल पुरानी है, जिन्हें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो पहली विजुअल रिप्रेजेंटेशन है एक एक्लिप्स की। पत्थरों पर एक एक्लिप्स बनाने की कोशिश करी थी। आज के दिन हम एक्लिप्सिस की साइंस जानते हैं, लेकिन ये पहली बार एक इंडियन मैथमेटिशियन 23 साल के आर्यभट्ट ने पता लगाया था साल 499 AD में कि एक्लिप्सिस के होने के पीछे कारण है धरती और चांद की शैडोज। बिहार के एक गांव में इन्होंने सन टेम्पल में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी ये चीज करने के लिए। आर्यभट्ट के समय से पहले लोगों की कॉमन नॉलेज होती थी कि एक्लिप्स होने का मतलब है कि हमारे सूरज को किसी राक्षस ने निगल लिया है। कहानी कुछ ऐसी थी कि देवता और असुर ने एक समुद्र मंथन किया अमृत पाने के लिए। जब अमृत का मटका निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और यह अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा था। इस समय पर एक असुर जिनका नाम था स्वर भानु, वो देवताओं के बीच में बैठे थे और उन्होंने अमृत पी लिया। जैसे ही ये चीज भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने उसका सर काट दिया। उसके सर को हम कहते हैं राहु और उसकी बॉडी को कहते हैं केतु। और इस माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये राहु और केतु ही एक्चुअली में सूरज को निगलते हैं। इस कहानी को मेंशन किया गया है ऋग्वेद मंडल 5 हिम 40 श्लोक 5 से 9 तक लेकर। सिमिलरली ये चीज आपको बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट में मिल जाएगी, जहां कहा जाता है कि राहु ने सन को गॉबल अप कर लिया। और इतना ही नहीं, ऐसी कहानियां ऑलमोस्ट हर कल्चर में, हर तरह के देश में एंशिएंट दुनिया में पाई गई हैं। चाइना में माना जाता था कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन सन और मून को खा जाते हैं। नेटिव अमेरिकन्स की एक ट्राइब थी, उनकी माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग होता था कि एक काली गिलहरी सूरज को खा रही है। वियतनाम में एक मेंढक सूरज को खाता था। साउथ अमेरिका के एंडिस रीजन में एक शेर या प्यूमा खाता था। एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में लॉर्ड ज़्यूस पर ब्लेम डाला जाता था। मेक्सिको में जो मायन लेजेंड था वो सांप और इंसेक्ट्स जैसे दिखने वाले राक्षसों पर ब्लेम डालते थे। अफ्रीका के जो टोगो और बेनिन के देश हैं, वहां पर माना जाता था कि जो इंसान एक दूसरे से गुस्सा करने लग रहे हैं और लड़ने लग रहे हैं, इसकी वजह से सन और मून गायब हो जाते थे। ये एक्लिप्स होना इतना बड़ा इवेंट होता था कि ये लोगों को बुरी तरीके से डरा कर रख देता था। उन जमानों में हर तरह के लोग बहुत ज्यादा डरते थे एक्लिप्सिस से, क्योंकि वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी उनकी इसको लेकर। बाकी सारी चीजों में पैटर्न्स ढूंढने आसान थे कि हर दिन यहाँ पर सूरज निकलता है, ढलता है, मून के ये अलग अलग फेजेस हर महीने रिपीट होते हैं। लेकिन एक्लिप्सिस के पीछे का पैटर्न इतना रैंडम था कि उन्हें लगता था ये अचानक से कभी भी हो जाते हैं। इस डर की वजह से ही ये सुपरस्टिशंस और मिथ्स बनी इन चीजों को लेकर। इस फेमस फोटो को देखिए जिसे एडवर्ड कर्टिस ने लिया था। ये दिखाती है नेटिव क्वाइक्यूटल ट्राइब नॉर्थ अमेरिका की एक्लिप्स पर एक डांस करने लग रही है। आग जलाई जाती थी, लोग शोर मचाते थे उस राक्षस को भगाने के लिए जिसने सूरज को निगल लिया है।
कुछ जगहों पर लोग तीर कमान चलाते थे उस इमेजिनरी मॉन्स्टर को मारने के लिए। आज के दिन भी कई जगहें हैं साउथ अमेरिका में और एशिया में जहां पर लोग मटके बजाते हैं, थालियां बजाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास है कि इससे सोलर एक्लिप्स जिस मॉन्स्टर की वजह से उन्हें लग रहा है वो चला जाएगा। अब फास्ट फॉरवर्ड करें साल 1500 पे, तो ऐसे ही सुपरस्टिशंस गुरु नानक के टाइम में भी बड़े कॉमन थे। अपनी शुरू की कहानी पर वापस आए तो जैसा मैंने बताया था, कुछ लोग मारने की धमकियां देने लग गए थे गुरु नानक को जब उन्होंने मीट खाई एक्लिप्स के टाइम पर। तो जब गुस्से से भरी भीड़ गुरु नानक के पास गई तो गुरु नानक ने उन्हें कहा कि एक्लिप्सिस सिंपली एक सेलेस्टियल फिनोमेना है जो होते हैं अर्थ और मून की शैडोज की वजह से। उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहो मार सकते हो, लेकिन जरा ये सोचकर देखो, तुम लोगों को लगता है कि एक जानवर को मारना गलत चीज है, हिरन को मार के खाना गलत चीज है एक्लिप्स के टाइम पर। तुम तो इंसान को मारने जा रहे हो, वो तो उससे भी खराब चीज होनी चाहिए। ये सुनकर भीड़ पीछे हट जाती है और एक बड़ी डिबेट होती है गुरु नानक और एक कंजर्वेटिव आदमी के बीच में। यहां पर दोस्तों गुरु नानक अपनी फेमस पोएम कंपोज करते हैं, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञानु ध्यानु नहीं जाने। ये पोएम आपको मिल जाएगी गुरु ग्रंथ साहिब के पेज 1289 पर। आज के दिन भी ये पोएम कितनी रेलेवेंट है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप जाकर पढ़ सको। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आज से कई हजारों साल पहले आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन कर दिया, गुरु नानक जी ने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद नासा इंसानों को चांद तक ले गया, और फिर भी आज 2022 में लोग ये सुपरस्टिशंस बनाते हैं, ऐसे अंधविश्वासों में यकीन करते हैं। ये मीडिया में देखो कैसे आर्टिकल्स छापे जाते हैं। सूर्य ग्रहण पर बन रहा खतरनाक चतुग्रही योग इन 3 राशि वालों पर लाएगा संकट। भाई जरा मैं भी देखूं कौन सी राशि वाले हैं ये। उप्स, ये तो तुला राशि है, लिब्रा जो कि मैं भी हूं। देखते हैं क्या प्रिडिक्शन करी है इन्होंने मेरे बारे में। चूंकि तुला राशि में ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, इन जातकों को बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। दुर्घटना हो सकती है, चोट लग सकती है, तनाव हो सकता है, कामकाज को लेकर अलर्ट रहे। कितनी कॉमेडी चीज है ना ये एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शंस। इनके हिसाब से कल मेरा कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो लोग इन प्रिडिक्शंस में मानते हैं उनके साथ कुछ भी हो वो इनमें यकीन करेंगे। मान लो एक अंधविश्वासी आदमी ने प्रिडिक्शन पढ़ी, वो देखकर कहेगा चलो मैं केयरफुल रहूंगा कल अगर उसके साथ कुछ नहीं हो तो उसे लगेगा कि थैंकफुली मैंने ये प्रिडिक्शन पढ़ ली थी इसलिए मैं बचा रहा, थैंक्स टू ये एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन। लेकिन कल अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए, कोई एक्सीडेंट या वैक्सीडेंट हो जाए, तो वो कहेगा कि देखा एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन ने बताया था, मेरे साथ हो गया, ये सही है। मतलब कुछ हो या ना हो, जो लोग अंधविश्वासी हैं उनके लिए ये प्रिडिक्शन हमेशा सही रहेगी। एस्ट्रोलॉजी को लेकर वैसे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था आज से 3 साल पहले करण सिंह के साथ, ये वाला। इसको अगर नहीं देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे भी देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन प्रिडिक्शन से हटके कुछ लोगों का अंधविश्वास होता है कि बाहर मत जाओ एक्लिप्स के टाइम पर। कहते हैं कि स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सन की तरफ से कोई बड़ी हार्मफुल रेडिएशन आती है, एक स्पेशल तरीके की हार्मफुल रेडिएशन। लेकिन जरा थोड़ा लॉजिक अप्लाई करके देखो, जो मैंने आपको यहाँ पर प्लैनेटरी बॉडीज के ऑर्बिट्स के साथ दिखाया, कोई तुक बना कि एक स्पेशल तरीके की रेडिएशन आएगी सन से, बस इसलिए क्योंकि चांद की शैडो बीच में आ गई है वहां पर। चांद तो वैसे भी इतने गोल गोल चक्कर काटे जा रहे हैं, बस हमारे पर्सपेक्टिव से एक पॉइंट ऑफ टाइम पर चांद की शैडो बीच में आ गई, इसलिए स्पेशल रेडिएशन रिलीज हो जाएगी। सच बताऊं तो सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज कोई इंसान नहीं है जो देखकर बोलेगा कि हाँ भाई आज मून सामने आ गया धरती के, तो चलो नई रेडिएशन छोड़ता हूं मैं। सेम चीज एप्लीकेबल है दोस्तों बाकी और अंधविश्वासों को लेकर कि खाना नहीं खाना चाहिए एक्लिप्स के दौरान। अब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में खड़े होकर बोलता है कि खाना ज्यादा जल्दी तेजी से बासी होने लग जाता है एक्लिप्स जब होता है, और इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उससे भी बड़ा फर्जी एक्सपेरिमेंट करता है वो फर्जी बाबा। वो खाने का एक बोल लेकर आएगा और दिखाएगा, माला पकड़ेगा उसके ऊपर और कहेगा कि देखो कैसे गोल गोल घूमने लग रही है माला, फिर उस माला को दूसरी तरफ गोल गोल घुमाकर कहेगा कि देखो खाना बासी हो गया। इतनी रिडिकुलस चीज को तो क्या डिबंक करूं मैं तो बस ये कहूंगा, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। इसके अलावा कुछ लोगों का सुपरस्टिशन होता है कि कोई नया काम नहीं शुरू करना। क्यों भाई, क्या सूरज आकर आपसे यह कहेगा कि आज रमेश भाई ने नई जॉब एप्लीकेशन डाली है तो मैं इसका खेल बिगाड़ दूंगा। यहां पर मुझे एक स्वामी विवेकानंद का कोट याद आता है, अगर कोई तारा मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करता है तो वो 2 कौड़ी का नहीं है। तुम देखोगे कि एस्ट्रोलॉजी और ये सब मिस्टिकल बातें आमतौर पर एक कमजोर दिमाग की निशानी है, इसलिए जैसे ही ये दिमाग में घर करने लगे तुम्हें एक अच्छे वैद्य को दिखाना चाहिए, बढ़िया खाना खाना चाहिए। इसके अलावा एक एडवाइस दिया जाता है कि सूरज की तरफ मत देखो जब सोलर एक्लिप्स होता है। तो ये एक्चुअली में एक ऐसा एडवाइस है दोस्तों जो सही है
और इसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग मौजूद है। स्कूल में याद होगा आपने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेंस को जब आप पकड़ते हो और पेपर नीचे रखते हो, सूरज की किरणों की वजह से लेंस से सन की रेस कॉन्वर्ज हो जाती हैं और पेपर को जलाना शुरू कर देती हैं। अब बात क्या है, हमारी आंखों में भी ऐसी ही एक लेंस है दोस्तों। अगर हम सन की तरफ डायरेक्टली देखते हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारी सन में पड़ती हैं और वो कॉन्वर्ज कर जाती हैं और हमारी आंखों के पीछे रेटिना को डैमेज कर देती है। इसे सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। सेम चीज होती है जब आप अपने कैमरा को सन की तरफ पॉइंट करते हो बिना कोई फिल्टर लगाए, तो कैमरा की लेंस एक्चुअली में रेज को फोकस कर देती है कैमरा के सेंसर पर। तो अक्सर पुराने कैमराज में जो सेंसर होते थे वो खराब हो सकते हैं इसकी वजह से। तो ये जो लॉजिक है कि सोलर एक्लिप्स को कभी भी अपनी नेकेड आइज से मत देखो, ये हर समय एप्लीकेबल है। सूरज को कभी भी जब सूरज ऊपर होता है उसे अपनी नेकेड आइज से मत देखो, लेकिन ये स्पेशल एडवाइजरी एक्लिप्स के टाइम पर ही जारी करी जाती है क्योंकि आमतौर पर कोई सूरज की तरफ देखता नहीं है। सोलर एक्लिप्स एक बड़ा इवेंट होता है तो हर कोई सूरज की तरफ देखना चाहता है, इसलिए कुछ सेफ तरीके हैं सोलर एक्लिप्स को देखने के। सबसे पहला है आप सोलर फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इन्हें एक्लिप्स ग्लासेस कहा जाता है। स्पेशली सोलर एक्लिप्स के लिए ग्लासेस बनाए जाते हैं जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से कंप्लायंट हो। इनको पहनकर आप देख सकते हो। दूसरा है कि आप टेलीस्कोप से देखो जिसमें सोलर फिल्टर लगाओ, वो भी अच्छा तरीका है। तीसरा, एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि जो वेल्डिंग के ग्लासेस होते हैं अगर उनका सफिशिएंटली हाई नंबर है, जैसे कि वो शेड 12 या उससे ज्यादा के हैं, तो उन वेल्डिंग के ग्लासेस के थ्रू सोलर एक्लिप्स को देखना ठीक है। और फाइनली, अगर आप किन्हीं ग्लासेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप पिन होल प्रोजेक्शन से एक्लिप्स को देख सकते हैं। किसी भी पेड़ की छांव में जाइए और पेड़ के जो पत्ते हैं उनकी वजह से छोटे छोटे पिन होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उन पत्तों की जो परछाई पड़ेगी नीचे, उनमें आप सोलर एक्लिप्स को होते हुए देख सकते हैं। कल जो सोलर एक्लिप्स है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, तो पूरा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जितना भी मून एक्चुअली में कवर करेगा सन को वो आपको दिख जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ओवरऑल सोलर एक्लिप्स एक बहुत रेयर इवेंट है, इसे एंजॉय कीजिए। मुझे तो बचपन से ही काफी एक्साइटिंग लगते थे इवेंट्स कि दिन के समय में सूरज को पूरा कवर्ड होते हुए देखना। और जितने भी ये अंधविश्वास हैं, फालतू के सुपरस्टिशंस हैं, इन पे मत यकीन कीजिए। अगर आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई इन चीजों में मानता है तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अगली बार लॉजिक का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आया तो एस्ट्रोलॉजी वाला वीडियो जरूर देखना यहाँ पर क्लिक करके, और बहुत माइंड ब्लोइंग चीजें आपको उसमें ऐसे ही पता लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।